हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सचिन दिस साइड एंड टुडेस टॉपिक इज अल्सर। सो टॉपिक अल्सर है, बट मैंने यहाँ पे वुंड लिखा हुआ है। तो क्या ये मैंने गलती से लिखा हुआ है? नहीं, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको वुंड और अल्सर में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। आपसे कोई पूछता है कि वुंड और अल्सर क्या है, आप कह देते हैं सेम चीज है। आप कह देते हैं कि आपकी स्किन में कोई कट लग गया तो यही वुंड है, यही अल्सर है। नहीं, डिफरेंस है, वही डिफरेंस समझना चाहते हैं। स्टार्टिंग करेंगे वुंड से कि वुंड क्या होता है। तो वुंड समझने के लिए आप ये समझिए कि चाहे आपकी बॉडी है या आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इनको कोई चीज कवर करके रखती है। अगर हमारी बॉडी की बात करें तो बॉडी को हमारी स्किन कवर करके रखती है। तो हमारी इस स्किन पे कहीं कट लग जाए, क्या लग जाए? कट लग जाए, या इसमें कहीं ब्रीच हो जाए, या हमारी इस स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वुंड हो गया। तो अगर आपकी स्किन में कट लग जाए या कोई ब्रेक लग जाए या इसमें क्या हो जाए, इस स्किन की डिसकंटिन्यूटी हो जाए या इसमें कोई ब्रीच आ जाए, तो हम इसी को क्या बोलते हैं कि हमारी स्किन में क्या हो गया है या हमारी बॉडी में क्या हो गया? वुंड क्रिएट हो गया है, वुंड क्रिएट हो गया है। अच्छा, ये तो हमने बात करी एक्सटर्नल सरफेस के बारे में। अच्छा, अब इंटरनल ऑर्गन के बारे में चलते हैं। इंटरनल ऑर्गन जैसे आपका स्टमक, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बारे में बात करें तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनको मेम्ब्रेन्स कवर करके रखती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली होती है सरफेस एपिथेलियम। क्या होती है? सरफेस एपिथेलियम। और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम। तो इस बाहर वाली लेयर में भी कोई कट आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए, या कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाए, या फिर इसमें कोई ब्रीच आ जाए, तो भी ये क्या होगा? एक वुंड होगा। वहीं अगर ये म्यूकोसल एपिथेलियम है अंदर वाली, तो यहां अंदर की साइड से इसमें क्या हो जाए? कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रीच हो जाए, डिसकंटिन्यूटी हो जाए, तो इसको भी क्या बोलते हैं? हम वुंड बोलते हैं। सो व्हाट इज द बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द वुंड? इट इज अ ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द कवरिंग एपिथेलियम ऑफ द बॉडी और द इंटरनल ऑर्गन्स। तो आपकी या तो स्किन में कोई ब्रेक लग जाता है, कट लग जाता है, या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स की सरफेस एपिथेलियम में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई कट लग जाता है या डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वुंड बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? स्किन ब्रीच क्यों हो रही है? डिसकंटिन्यूटी क्यों क्रिएट हो रही है? तो अगर हम कॉज की बात करें, कॉज ऑफ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी, तो मोस्ट कॉमन कॉज आपको देखने को मिलता है ट्रॉमेटिक रिमूवल। आप सब्जी काट रहे हैं और नाइफ से आपका हाथ कट गया, दैट इज ट्रॉमेटिक। या आप बर्न, आपकी स्किन बर्न हो गई किसी से, तो स्किन रिमूव हो गई, वहां पे स्किन की डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो ट्रॉमेटिक रिमूवल हो सकता है। किसी बर्न रीजन हो सकता है, कट रीजन हो सकता है, सेवरल मेनी अदर रीजन हो सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, ठीक है? दैट इज ट्रॉमेटिक रिमूवल। और क्या कॉज हो सकता है? टिश्यू डेथ हो सकती है। आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ है, ठीक है? उस इंफेक्शन की वजह से वो जो पार्ट था, जिस पार्ट में इंफेक्शन हुआ है, उस पार्ट की जो स्किन की जो सेल्स थी, उन सेल्स की डेथ हो गई, उन सेल्स में नेक्रोसिस हो गई। बात समझ में आ रही है? तो कोई इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से उस एरिया की सेल्स की डेथ हो गई, या फिर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन था, पार्ट था, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई, वहां पे इस्केमिया हो गया, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और फूड ना मिल पाने की वजह से वहां सेल की डेथ हो गई। या फिर न्यूप्लास्टिक कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वहां सेल की डेथ हो रही है। या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का केस है, जहां हमारी बॉडी की सेल्स को मारने लग जा रही है, टिश्यू की डेथ हो रही है। तो जो कंटिन्यूटी हो रही है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? टिश्यू डेथ। उसके रीजन क्या है? टिश्यू डेथ। अब इस टिश्यू डेथ का कोई भी रीजन हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इस्केमिया, ठीक है? तो इसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी होती है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी डिसकंटिन्यूटी होती है। अगर आपको पता हो, विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी होती है। स्कर्वी में क्या होता है कि जो हमारे लिप्स की जो मार्जिन वाली साइड्स होती हैं, यहां ब्रेक आ जाता है, डिसकंटिन्यूटी आते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से भी क्या होता है? हमारी जो स्किन में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। मान लीजिए एक्सरे हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आपने डाल दी, इफेक्टिव डाल दी बहुत ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो उसकी वजह से भी वहां पे क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वुंड। अच्छा, अगर हम वुंड की बात करें तो वुंड के टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग। आपको मान लीजिए कोई वुंड हो गया ड्यू टू एनी रीजन, उसकी हीलिंग वो वापस सही करता है ना। हमारी बॉडी हमारी डॉक्टर होती है। हमारी बॉडी में अगर कहीं वुंड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, कहीं घाव हो जाता है, तो हमारी बॉडी इसको रिपेयर करना चाहती है, उसको हील करना चाहती है। अब ये हील की ड्यूरेशन देखते हैं हम। एक्यूट वुंड वो वुंड होते हैं जो शॉर्ट टर्म में हील हो जाते हैं, जो 2 से 4 वीक्स में हील हो जाते हैं, और इनकी हीलिंग फास्ट होती है और प्रेडिक्टेबल होती है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम में इतना इतना ठीक हो जाएगा। दूसरे होते हैं क्रोनिक वुंड। क्रोनिक वुंड होते हैं ऐसे वुंड होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक हील नहीं होते। 4 वीक्स हो गए वुंड को, 6 वीक्स हो गए, वुंड हील ही नहीं हो रहा है। साथ ही साथ क्रोनिक वुंड में क्या होता है? टिश्यू का लॉस हो जाता है। जिस एरिया में वुंड क्रिएट हुआ है उस एरिया से मांस खत्म हो गया है, मांस निकल के जा चुका है, टिश्यू लॉस होता है। और हीलिंग इस केस में क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है, कभी कभी हीलिंग होती नहीं है, इंपेयर्ड हीलिंग होती है। तो ऐसे क्रोनिक वुंड्स को अल्सर कहा जाता है। नाउ यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? अल्सर वुंड का एक टाइप है। अल्सर वुंड का एक टाइप है।
अल्सर वो वुंड्स होते हैं, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना, अल्सर वो वुंड्स होते हैं जो नॉन हीलिंग नेचर के होते हैं। अल्सर वो वुंड्स होते हैं जो नॉन हीलिंग नेचर के होते हैं, क्रोनिक वुंड्स होते हैं, 4 to 6 वीक्स में भी इनकी हीलिंग नहीं हो रही है और इनमें टिश्यू का भी लॉस होता है। ऐसे वुंड्स जो नॉन हीलिंग नेचर के हैं, जो क्रोनिक हैं, जिनमें टिश्यू का लॉस हुआ है, कितने टिश्यू का लॉस हुआ है कि आपकी जो स्किन है, स्किन में जो आपका एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट लॉस हो चुका है, साथ ही साथ कुछ पार्ट डर्मिस का भी लॉस हुआ है। अगर इतना लॉस हुआ है तो वी विल कॉल इट एज अ अल्सर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुंड एंड अल्सर। वुंड एक ब्रॉड टर्म है, वुंड क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म है। वुंड का ही एक टाइप होता है अल्सर, वुंड का ही क्या टाइप का होता है, अल्सर। तो ऐसे वुंड जो क्रोनिक है, नॉन हीलिंग है, जिनमें टिश्यू का लॉस हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से आप क्या समझे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कैच कर पा रहे हैं इसको। तो मैं कह रहा हूं कि ऑल अल्सर आर वुंड बट ऑल वुंड्स आर नॉट अल्सर। ध्यान से सोचिए, मैं कह रहा हूं ऑल अल्सर आर द वुंड्स बट ऑल वुंड्स आर नॉट अल्सर, क्योंकि जो वुंड है वो तो एक्यूट भी हो सकता है ना, और वो एक्यूट होगा तो वो अल्सर नहीं होगा, सिर्फ क्रोनिक जो होगा उसको हम अल्सर कहेंगे। इसलिए ऑल अल्सर आर द वुंड बट ऑल वुंड्स आर नॉट द अल्सर। थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं वुंड और अल्सर के बीच में। जो वुंड होते हैं वो मेनली क्या होता है, वुंड में ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन या फिर सरफेस एपिथेलियम या फिर म्यूकोजोल एपिथेलियम। अल्सर क्या होते हैं, अल्सर वो वुंड होते हैं जो क्रोनिक नेचर के होते हैं, नॉन हीलिंग होते हैं और जिसमें टिश्यू का लॉस होता है। वुंड जो होते हैं ये यूजुअली सडन क्रिएट हो जाते हैं किसी इंजरी की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से। वुंड जो होते हैं वो यूजुअली सडन होते हैं, अचानक होते हैं। बट अल्सर जो होते हैं वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्रिएट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को टीबी हुआ, तो टीबी में क्या हुआ, जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया था उसने लंग्स के अंदर जाके वुंड क्रिएट किया, तो वो एक दिन में तो बैक्टीरिया कर नहीं देगा, उसको टाइम लगेगा। तो ग्रेजुअल होते हैं अल्सर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, टाइम टेकिंग के बाद डेवलप होते हैं। बट वुंड क्या होता है, सडन क्रिएट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप सर्जरी के लिए गए तो उसने, डॉक्टर ने कट लगाया, दैट इज अ वुंड। बात समझ में आई? तो जो आपका वुंड होता है उसमें जनरली एक्सटर्नल ट्रॉमा होता है, एक्सटर्नल ट्रॉमा, कट हो गया, बर्न हो गया, पंक्चर कर दिया। लेकिन अल्सर में ज्यादातर देखा गया कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स मतलब अंदर से कोई इंफेक्शन डेवलप हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में पुअर ब्लड सप्लाई है जिसकी वजह से वहां पे इस्केमिया हो रहा है, वहां पे सेल डेथ हो रही है, वहां पे स्किन की डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रही है। बात समझ में आई? वुंड की जो हीलिंग होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है और फास्ट होती है, लेकिन अल्सर क्रोनिक होते हैं और उनमें हीलिंग या तो बहुत स्लो होती है या फिर नहीं होती। वुंड जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं और शॉर्ट टर्म के होते हैं, लेकिन वो वुंड जो क्रोनिक नेचर के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। वुंड्स में जो मार्जिन होती हैं वो क्लीन होती हैं, क्लियर होती हैं, बट अल्सर में क्या देखने को मिलता है, उस एरिया में आपको नेक्रोसिस देखने को मिलती है, उस एरिया की जो सेल्स की डेथ देखने को मिलती है, और वहां पे ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिल सकता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी बनाती है उस एरिया की हील करने के लिए। अच्छा, वुंड के जो एग्जांपल है वो सर्जिकल इंसिजन, एब्रेशन, लेसरेशन, और अल्सर के एग्जांपल हैं आपके डायबिटिक फुट अल्सर, वीनस अल्सर। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे, यहां बस एग्जांपल बता रहे हैं। डायबिटिक फुट अल्सर का मतलब है एक पर्सन को डायबिटीज है, उसके पैर में कहीं चोट लगी तो वो, अब यूजुअली क्या होता है कि हमारी चोट लगती है तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है, बट अगर डायबिटिक पेशेंट है, फुट अल्सर है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक हील नहीं होता है, घाव और बड़ा होता जाता है और उस एरिया में डेथ होने लगती है, उस एरिया की टिश्यूज की, पूरा का पूरा पैर सड़ने लगता है, नेक्रोसिस हो जाती है। That is diabetic foot ulcer. So this was little difference between the wound and ulcer. अब हम अपने अल्सर वाले टॉपिक पे बहुत डिटेल में चलते हैं। तो अल्सर हमने क्या बताया था, अल्सर वो वुंड्स होते हैं जो नॉन हीलिंग नेचर के होते हैं, क्रोनिक इन नेचर के होते हैं, 6 वीक्स तक हील नहीं होने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें टिश्यू का लॉस होता है। और कितना टिश्यू लॉस होता है, एपिडर्मिस पूरी लॉस हो जाती है और डर्मिस का भी कुछ पार्ट लॉस होता है। तो ऐसे वुंड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ अल्सर। पार्ट्स ऑफ अल्सर को ध्यान से समझिएगा। ओके, सो मान लीजिए ये आपका कोई अल्सर क्रिएट हुआ है, ये आपका कोई अल्सर क्रिएट हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, यहां का जो मांस था और स्किन थी वो सब गायब हो गई, वो सब गायब हो गई। तो अच्छा, अब ये जो अल्सर जो आप देख रहे हैं सामने से, मेरी आईज है, ये क्या है, मेरी आईज है, और मैं इसको देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं देख रहा हूं तो जो मुझे सबसे डीपेस्ट पार्ट दिखेगा, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट दिखेगा उसको मैं बोलता हूं फ्लोर। तो ये क्या है, अपना फ्लोर है, ये क्या है, फ्लोर है। अच्छा, ये हमने बात करी फ्लोर के बारे में। अब हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन क्या होती है, ये मान लीजिए आपकी स्किन है, ये तो आपकी नॉर्मल स्किन है, यहां से यहां तक तो आपकी नॉर्मल स्किन है, यहां से आपकी स्किन गायब होना स्टार्ट हुई है। तो जहां से आपकी स्किन गायब होना स्टार्ट होती है दैट इज मार्जिन। तो नॉर्मल के बीच में और अल्सर के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो यहां तक तो आपकी नॉर्मल एपिथेलियम थी, अल्सर तो आपका यहां से स्टार्ट हुआ है ना, ये भी आपकी नॉर्मल एपिथेलियम थी, तो यहां से अल्सर स्टार्ट हुआ है। तो नॉर्मल एपिथेलियम और अल्सर के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये क्या है, ये मार्जिन है। अच्छा,
फ्लोर और मार्जिन के बीच में ये जो जगह है इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जब आप आंखों से देखेंगे तो जो आपको डीपेस्ट पार्ट दिखेगा दैट इज फ्लोर। नॉर्मल एपिथेलियम और अल्सर के बीच में जो मार्जिन है, जो पॉइंट है, जंक्शन है, उसको बोलते हैं मार्जिन। और फ्लोर और मार्जिन के बीच में जो ये जगह है इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। एक और चीज है जिसको हम बोल रहे हैं बेस। क्या बोल रहे हैं? बेस। बेस क्या है? फ्लोर जिस पे लाई कर रहा है। ये बेस जो होता है ये बेसिकली मसल्स और बोन्स होती हैं, ठीक है। तो आपका जो फ्लोर है, फ्लोर के जस्ट नीचे जो चीजें हैं उसको हम बेस बोलते हैं। यानी आपका अल्सर जिस चीज पे लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं बेस क्या है। बेस वो सरफेस है जिस पे आपका अल्सर लाई करता है, रेस्ट करता है। ये यूजुअली किससे मिलकर बना होता है? सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स या बोन से। फ्लोर की बात करें, फ्लोर क्या है? वो एक्सपोज्ड सरफेस है अल्सर का। जब आप आंखों से देखेंगे तो जो आपको डीपेस्ट लास्ट एक्सपोज्ड पार्ट दिखेगा अल्सर का, वो क्या होगा? फ्लोर होगा। अब जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है? इस एक मिनट रब कर लेते हैं। तो ये आपका फ्लोर है, ठीक है। अब इस फ्लोर में आपको क्या देखने को मिल सकता है? यहां पे इस जगह पे, तो इस जगह पे दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अर्ली टाइम में देखेंगे तो यहां पे आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिल सकता है, और अगर आप लेट टाइम में देखेंगे तो आपको यहां पस देखने को मिल सकता है। तो दो चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। या तो यहां पे पस जमा हो गया होगा क्योंकि ये आपकी कट लग चुका है, तो ये एरिया एक्सपोज हो चुका है, तो यहां पे माइक्रोब्स आके अटैक कर रहे होंगे। अच्छा, इन माइक्रोब्स से हमारी डब्ल्यूबीसी लड़ रही होंगी। तो माइक्रोब्स और डब्ल्यूबीसी जब लड़ते हैं तो लड़के मरते जाते हैं। माइक्रोब्स भी मरते हैं, डब्ल्यूबीसी भी मरती हैं, सब जाके इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं? पस बना लेते हैं। दैट इज प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। तो यहां पे आपको पस देखने को मिल सकता है ड्यू टू द फाइटिंग बिटवीन द माइक्रोब्स एंड डब्ल्यूबीसी। साथ ही साथ और आपको यहां क्या देखने को मिल सकता है? यहां आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिल सकता है। अभी ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी ही सबसे अच्छी डॉक्टर है। तो जब अगर आपके यहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे अल्सर, यहाँ पे क्या हुआ है? अल्सर क्रिएट हुआ है, तो बॉडी क्या चाहेगी? इस अल्सर को हील करना चाहेगी। बॉडी इस अल्सर को हील करने के लिए यहाँ पे क्या बनाती है? ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाती है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू वो टिश्यू है जो इस अल्सर को हील करने के द्वारा हमारी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। अब इस ग्रेनुलेशन टिश्यू में होता क्या है? तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है इसमें क्या होती है? नई ब्लड वेजल्स, नई कैपिलरी बनना स्टार्ट होती हैं। साथ ही साथ इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या फंक्शन है इनका? जो नई कैपिलरी है उनके थ्रू ब्लड आएगा तो आपका ऑक्सीजन आएगी, फूड आएगा, आरबीसी आएंगी, डब्ल्यूबीसी आएंगी। तो फूड और जो आपका ऑक्सीजन है वो तो न्यूट्रिएंट है, वो तो ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगी। डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? उस एरिया में जो भी इंफेक्शन आके रेस्ट कर रहा है उसको किल करेंगी, क्योंकि खुला हुआ सरफेस है ना, तो इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा होगा, माइक्रोब्स आके चिपक रहे होंगे, उनको डब्ल्यूबीसी मारेंगी। डब्ल्यूबीसी और माइक्रोफेज उनको किल करने का टाइम करेंगे। साथ ही साथ इस ग्रेनुलेशन टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगी? फाइबर्स बनाएंगी और फाइबर्स बना के उस एरिया की फिलिंग करेंगी। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू? ग्रेनुलेशन टिश्यू का पर्पस है उस एरिया को हील करना, उस एरिया में टिश्यू को रीजनरेट करना, उस एरिया में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और इम्यून सेल्स प्रोवाइड कराना, और उस एरिया की फिलिंग करना, और उस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना ताकि उस एरिया की फिलिंग जल्दी से हो जाए, वो एरिया नॉर्मल क्रिएट हो जाए। तो यहां पे अगर आप जो देख रहे हैं इस डायग्राम में, दिस इज पिंक सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू ऑन द अल्सर। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में। मार्जिन क्या थी? मार्जिन वो जंक्शन था बिटवीन द नॉर्मल एपिथेलियम एंड द अल्सर। तो ये आपकी नॉर्मल एपिथेलियम है, ये आपका अल्सर है, यहां से अल्सर क्रिएट हो गया, ये इनके बीच में क्या है? जंक्शन है। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। अच्छा, एज क्या होती है? एज इज द एरिया बिटवीन मार्जिन एंड द फ्लोर। तो ये आपकी मार्जिन है, ये आपकी मार्जिन है, ये आपका फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है। मार्जिन और फ्लोर के बीच में जो है वो है एज। ये क्या है? आपकी एज है। ओके, अब एज कई तरह की होती है। एज क्या होती है? कई तरह की होती है, और इस एज के कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्सर एज। एज क्या होता है? एरिया बिटवीन द मार्जिन एंड द फ्लोर, और इस एज के क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। तो हमने जो एज देखी वो 5 तरह की एज देखी। एक थी स्लोपिंग एज, पंच्ड आउट एज, अंडरमाइंड एज, रोल्ड एज एंड इवर्टेड एज। चलो देखते हैं। ये यहां पे देखो, ये क्या है? आपकी नॉर्मल एपिथेलियम। नॉर्मल एपिथेलियम यहां पे क्या है? मार्जिन। मार्जिन के बाद ये थोड़ा सा स्लोप आ रहा है। क्या आ रहा है? स्लोप। इसको बोलेंगे स्लोपिंग एज। ये जो आपकी है ये आपकी नॉर्मल एपिथेलियम है, ठीक है, नॉर्मल एपिथेलियम है। ये क्या आपकी मार्जिन है, और ये है आपकी इस तरीके की रेक्टेंगुलर टाइप की, दिस इज पंच्ड आउट एज। क्या है? पंच्ड आउट एज। ये तो फ्लोर है, नीचे वाला तो फ्लोर है, ये है आपकी पंच्ड आउट एज, ये वाली एकदम रेक्टेंगुलर टाइप की, ये इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज अंडरमाइंड। अंडरमाइंड मतलब बाहर से तो कम दिखेगा बट अंदर से इसका जो फ्लोर होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर से तो स्किन है बट अंदर ये जो अल्सर है ये डीप तक फैला हुआ है। तो
आउटर सरफेस कम दिखेगा बट अंदर की साइड ये अल्सर जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। तो ये इस तरीके की जो एज होती है इसको बोलते हैं अंडरमाइंड एज। अच्छा, एक एज ऐसी होती है जिसमें क्या बन जाता है, एक मोती टाइप का बन जाता है स्किन पे, इस तरह का, इसको बोलते हैं रोल्ड एज। क्या बोलते हैं? रोल्ड एज। ओके, एक एज में क्या होता है, इस तरीके की होती है, इसको बोलते हैं इवर्टेड एज। क्या बोलते हैं? इवर्टेड एज। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं, ये क्या शो करना चाहती हैं, ये क्या बताना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लोपिंग एज के बारे में। स्लोपिंग एज जो होती है ये हमको देखने को मिलती है हीलिंग अल्सर के अल्सर्स में, वो अल्सर जो अपने आप को हील कर रहे हैं, जैसे कि वीनस अल्सर, यानी वो अल्सर जो वेन्स से स्टार्ट हुआ है, वेन्स में क्रिएट हुआ है। इनर पार्ट ऐसे अल्सर का रेड होता है बिकॉज ऑफ द हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो मैं आपको बताता सर फ्लोर पे क्या क्रिएट होता है, ये हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू फ्लोर पे क्रिएट हो रहा है फॉर द रीजनरेशन। मिडिल पार्ट कैसा होता है? ब्लू होता है इसका, स्लोपिंग एज वाले अल्सर का। और ये ब्लू क्यों होता है? ड्यू टू द एपिथेलियल प्रोलिफरेशन, एपिथेलियम अपने आप को प्रोलिफरेट कर रही है उस एरिया को फिलअप करने के लिए। आउटर पार्ट जो होता है वो व्हाइट होता है ड्यू टू द स्कार, ड्यू टू द फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू किसने बनाया? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने, बाय क्रिएटिंग द फाइब्रिन। अच्छा, ये जो स्लोपिंग एज है, ये जो स्लोपिंग एज है ये आपको क्या बताना चाह रहा है? स्लोपिंग एज का सिग्निफिकेंस ये होता है, ये इंडिकेट करता है कि जो अल्सर है वो हीलिंग अल्सर है और वो धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू का रीजनरेशन हो रहा है। एग्जांपल क्या है इसका? वीनस अल्सर, जिसका डायग्राम हमने आपको दिखाया है। दूसरा है पंच्ड आउट एज। पंच्ड आउट एज जो होता है ये हमको देखने को मिलता है ट्रॉफिक अल्सर्स में, जैसे कि डायबिटिक और आर्टेरियल अल्सर, सिफिलिस जो होती है बीमारी उसमें सिफिलिटिक अल्सर, और न्यूरोपैथिक अल्सर एंड बेड सोर्स। ये जितने भी अल्सर हैं इन सबके बारे में मैं एक एक करके बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम इनके बारे में इनके नाम ले लेते हैं। तो पंच्ड आउट अल्सर, पंच्ड आउट एजेस यानी इस तरह की स्ट्रेट एज ये हमें कहां देखने को मिलती है? ट्रॉफिक अल्सर्स में, सिफिलिटिक अल्सर्स में, न्यूरोपैथिक अल्सर्स में और बेड सोर्स में। ये क्या दर्शाना चाहती है, ये क्या शो करना चाहती है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो पंच्ड आउट एजेस हैं ये शार्प एंड क्लीन मार्जिन होती हैं और ये इंडिकेट करती है कि ये वाला जो अल्सर है इसमें इस्केमिया हुआ है, कहीं ना कहीं इस अल्सर में पुअर ब्लड सप्लाई है और इसमें कहीं ना कहीं न्यूरोपैथिक कॉजेज हैं। जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके बिहाइंड क्या है? न्यूरोपैथिक कॉजेज, न्यूरोपैथी इन्वॉल्व है रिलेटेड टू द ब्रेन। बात समझ आई? इसका एग्जांपल है डायबिटिक फुट अल्सर। ओके, नेक्स्ट दैट इज अंडरमाइंड एज। अंडरमाइंड एज जो होती है ये हमको देखने को मिलती है टीबी में जो अल्सर होता है उसकी वजह से। क्या सिग्निफिकेंस है? देखो इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो ज्यादा सरफेस तक होती है, बट अंदर की साइड अगर आप देखोगे कि अल्सर बड़ा था, बाहर से अल्सर छोटा दिख रहा है बट अंदर अल्सर क्या है? बहुत बड़ा है। सो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि द बेस ऑफ अल्सर इज एक्सटेंड विजिबल बियॉन्ड द विजिबल एज, कि जितना आपको दिख रहा है ना ऊपर से उससे ज्यादा नीचे बड़ा है अल्सर। और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि अल्सर में क्या हो रहा है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीनीथ द स्किन। ये बता रहा है कि वो नीचे का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर यू आर वॉचिंग। और वो बड़ा इसलिए है क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एग्जांपल है ट्यूबरकुलस अल्सर। नेक्स्ट इज पंच आउट एजेस। पंच्ड आउट एजेस जो होती हैं वो हमको बेसल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती हैं, दैट इज आल्सो नोन एज बीसीसी और रोडेंट अल्सर। ये क्या बताना चाहता है? ये इंडिकेट करना चाहता है कि जो अल्सर है वो लोकल एरिया में बढ़ रहा है, अपनी रीच बढ़ा रहा है। देखो जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेटास्टेसिस शो करे, ये लोकल जहां पे क्रिएट होता है वहीं रहता है, बस आसपास के थोड़े बहुत टिश्यू को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो ये बताना चाहता है, रोड एजेस जो होती हैं वो ये बताना चाहती हैं कि आप इसको ट्रीट करिए, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लोकल टिश्यू को क्या कर देगा? अफेक्ट करेगा। मेटास्टेसिस नहीं करता है, दूर जाके कोई बीमारी नहीं करेगा, बट जहां क्रिएट हुआ है वहां आसपास की सेल्स को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट इज रेज्ड और इवर्टेड और कॉलीफ्लावर एजेस। तो ये आप देख रहे हैं यहां पे एजेस कैसी हैं? रोल्ड, सॉरी रेज्ड एंड इवर्टेड, पीछे की तरफ जा रही है, इवर्टेड है और कॉलीफ्लावर लाइक है। कहां देखने को मिलती हैं? इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एग्जाम्पल मार्जोलिन अल्सर। क्या सिग्निफिकेंस है? क्या शो करना चाहती है? ये शो करना चाहती है कि जो आपका जो अल्सर है ये मैलिग्नेंट शो कर सकता है, यानी ये अल्सर है ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए आप इसकी बायोप्सी करिए, इसका ट्रीटमेंट करिए, इसको रिमूव करिए और इसका एग्जाम्पल है स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। तो ये तो हमने एजेस के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ अल्सर। आप कैसे बताएंगे कि आपका जो अल्सर है वो किस ग्रेड का है, किस स्टेज का है? तो उसके लिए हमने यूज किया है वेगनर्स ग्रेडिंग या वेगनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर। तो वेगनर्स ग्रेडिंग की हेल्प से आप बता सकते हो कि आपके जो भी कहीं भी अल्सर हुआ है वो किस ग्रेड का है। यहां आपने एग्जांपल लिया है डायबिटिक फुट अल्सर, बट इसको आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपकी स्किन इंटेक्ट है, आपकी स्किन क्या है? इंटेक्ट है, यहां आपको कोई अल्सर नहीं दिख रहा, तो आपके क्या है? एरिया विदाउट एनी ओपन लीजन, कोई ओपन लीजन नहीं है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो ये अभी ग्रेड 0 है। क्या है? ग्रेड 0 है। अब यहां पे आपकी जो स्किन थी उसमें अभी आपको लग रहा है
कि इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी आपको देखने को लगा है कि डैमेज होना स्टार्ट हुई है, बट अभी इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इंटैक्ट है, आपकी स्किन इंटैक्ट है, उसमें कोई लीजन नहीं हुआ है, कोई ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ आपकी जो स्किन है वो इन्वॉल्व होने लगी है। तो यहां देखेंगे कि इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1, जिसमें सुपरफिशियल अल्सर है दैट में पेनिट्रेट टू द डर्मल टिश्यू, जो नीचे स्किन में क्या कर रहा है, स्किन को हॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब ग्रेड 2 में क्या होता है, डीप अल्सर, अल्सर क्रिएट हो चुका है, स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो लूज हो चुकी है, और ये अल्सर कहां जा रहा है, लिगामेंट्स में जा रहा है, टेंडन्स में जा रहा है और जॉइंट के कैप्सूल में जा रहा है, बट अभी ये बोन्स में नहीं पहुंचा है, बोन्स में नहीं पहुंचा है, इसने ऑस्टियोमाइटिस माइलाइटिस नहीं किया, इसने ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं किया। तो ग्रेड 0 में क्या था, कोई इंटीग्रिटी लॉस नहीं हुई है, नॉर्मल है। G1 में क्या था, स्किन अफेक्ट होना स्टार्ट हुई है। G2 में क्या हुआ, स्किन डैमेज हो चुकी है, इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो आपका अल्सर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, टेंडन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, बट उसने अभी बोन्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, ऑस्टियोमाइलिटिस नहीं हुआ है। अच्छा, ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 3 में डीप अल्सर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बोन्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बोन्स में भी क्या होने लगता है, इंफेक्शन होने लगता है, ऑस्टियोमाइलिटिस देखने को मिल सकता है, सेप्सिस देखने को मिलती है। ओके, ग्रेड 4 में क्या होता है, उस पार्टिकुलर एरिया में जहां पे अल्सर है वहां की सेल्स की डेथ होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड गैंग्रीन। एंड ग्रेड 5 जहां पूरे का पूरा एरिया एक बड़े एरिया में फैल जाता है, और एक बड़े एरिया में क्या देखने को मिलती है, गैंग्रीन देखने को मिलती है, जो आपका अल्सर है वो आसपास के एरिया में स्प्रेड होने लग जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेड 5। सो दिस वाज द वेगनस ग्रेडिंग ऑफ द अल्सर। तो अब हमने नॉर्मल अल्सर के बारे में बातें कर ली, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।